हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कमर्शियंस वर्ल्ड। होपफुली आप सब अच्छे हैं। आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसके लिए मुझे बहुत लोगों ने पहले रिक्वेस्ट किया था बनाने के लिए। ये एक जो टॉपिक है ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस सारे में ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में एक जनरल नॉलेज हर एक को होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। एंड एक और बात, आज से जो भी वीडियोस बनेगा वो मैं बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में इक्वली बोलूँगी या इक्वली डिस्कस करूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी को अपने मीडियम के हिसाब से यूज़ करते हैं, मतलब इन द इंस्ट्रक्शनल मीडियम के हिसाब से यूज़ करते हैं ताकि उनको ईजीली समझ में आए। इसलिए मैं बोथ हिंदी और इंग्लिश में बोलूँगी। और जो मेरे पिछले वीडियो से जो कि कम्प्लीटली इंग्लिश में बना था, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो, आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी बना दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। India's new economic policy was announced on July 24, 1991, known as the LPG or Liberalization, Privatization and Globalization model. Let's first understand what is liberalization or उदारीकरण. It refers to measures adopted to remove excess regulatory framework of controls and licenses on free enterprises. पहले के टाइम में इंडिया में लाइसेंस परमिट राज हुआ करता था। इसका मतलब है कि जब कोई भी बिग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना होता था तो बहुत सारे लाइसेंसेस, परमिशंस लेना पड़ता था, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता था। दिस ऑल्सो कॉज डिले इन अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट्स एज द इन्वेस्टर्स हैज़ टू टेक क्लियरेंस फ्रॉम अ नंबर ऑफ अथॉरिटीज़। और इसी काम को कम करने के लिए या हटाने के लिए लिबरलाइजेशन को लाया गया टू सेव इन्वेस्टर्स फ्रॉम अननेसेसरी हैरेसमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और नौकरशाहों and to facilitate a smooth process of investment. इसके लिए इंडस्ट्री पॉलिसी ने कुछ मेजर्स भी लिया था, जो कि हैं जो अबॉलिश कंपल्सरी लाइसेंसिंग फॉर ऑल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग मतलब जो ज़बरदस्ती लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको ख़त्म किया गया। सबसे पहले इसके लिए 18 इंडस्ट्रीज़ को लिस्ट में हटा के रखा गया था कि इनको छोड़ के बाकी सब में इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसमें से और 3 नाम को हटा दिया गया था, मतलब टोटल 15 ऐसे इंडस्ट्रीज़ रखा गया था जिसको इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता था। पर अभी करेंटली सिर्फ 6 ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जिसमें इन्वेस्टमेंट को एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं। वो है लिक्विड, सिगरेट्स, डिफेंस, ड्रग्स, हार्मफुल एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स। इन 6 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के आप बाकी सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड, abolish the ceiling of investment prescribed for big business houses. एक लिमिटेशन रख दिया जाता था कि इससे आगे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पर अभी ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं रखा गया है। आप अपने हिसाब से या काम के हिसाब से जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड, फ्रीडम ऑन इम्पैक्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। अभी रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज़ को आप इजीली ला सकते, इंपोर्ट कर सकते, कि तारीफ और बेरियर्स जो था उसको भी हटा दिया गया था। ये सब सारे मेजर्स में से 3 इम्पॉर्टेंट मेजर्स थे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने लिबरलाइजेशन के लिए लिया था। तो अब चलते हैं प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण की तरफ।
Privatization is the process of transfer of ownership and operations of state-owned or public sector undertaking to the private sector. मतलब सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र करना ओनरशिप को, जो मतलब जो गवर्नमेंट के पास या स्टेट ओन जो पब्लिक सेक्टर के पास जो ओनरशिप होता था उसको प्राइवेट सेक्टर के पास स्थानांतरित या ट्रांसफ़र कर देना। ये 3 तरीके से होता है: ओनरशिप मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स एंड ऑपरेशनल मेजर्स। सबसे पहले ओनरशिप मेजर्स। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेट सेक्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर से पूरा ट्रांसफ़र कर देना एक कॉरपोरेट सेक्टर में। ये जो ओनरशिप मेजर्स है ये भी 4 तरीके से होता है। टोटल डी नेशनलाइजेशन मतलब कंप्लीट ट्रांसफ़र, पूरा एक पब्लिक से प्राइवेट में कंप्लीट ट्रांसफ़र होना। सेकंड, जॉइंट वेंचर, जहाँ पे पार्टली ट्रांसफ़र होता है, मतलब दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट साथ में मिलकर काम करते हैं। थर्ड, लिक्विडेशन, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टू एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो एसेट्स होता है उसको प्राइवेट किसी सेक्टर में या किसी प्राइवेट मतलब किसी इंडिविजुअल को सेल कर देना। और लास्टली, वर्कर्स कोऑपरेटिव, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू वर्कर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव टू रन एन एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज का जो ओनरशिप था वो किसी को जो वर्कर्स जो एक टीम बन के कोऑपरेटिव बन जाते हैं उनको अपना ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं ताकि वो इस काम को आगे कंटिन्यू कर सके। तो इस 4 तरीके से ओनरशिप मेजर्स लिया जाता है। नाउ द ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, ये भी 2 तरीके से होता है। सबसे पहला एक होल्डिंग कंपनी। Any big company can hold power to take certain top-level decision in management only. कुछ बिग कंपनी जो है वो पावर होल्ड करते हैं कि सिर्फ वही लोग जो है वो जो टॉप लेवल डिसीशंस है मैनेजमेंट का वो ले सकते हैं। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट भी होता है। एंड सेकेंड, लीजिंग कंपनी। Government gives permission to use assets of public enterprise by private bidder for a specific period. एक फिक्स टाइम के लिए जो प्राइवेट कंपनीज को बिडिंग करना पड़ता है एसेट्स को यूज़ करने के लिए, गवर्नमेंट इसके लिए परमिशन देता है। ये होता है लीजिंग कंपनी। तो होल्डिंग एंड लीजिंग कंपनीज की तरह से ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स होता है। And last, the operational measures. The efficiency of public enterprise can be improved by जो पब्लिक एंटरप्राइज को उसका काम जो उसको और बेहतर बनाया जा सकता है इन स्टेप्स के थ्रू। ग्रांट ऑफ ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजंस लिया जाता है पब्लिक सेक्टर्स में उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हिस्सा दिया जाता है कि वो भी कुछ डिसीजंस ले सकते हैं फॉर बेटर वर्किंग के लिए। प्रोविजन फॉर इंसेंटिव्स टू वर्कर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, वर्कर्स और एग्जीक्यूटिव जो लोग अच्छा काम करते हैं, टाइमली काम कर सकते हैं, जो बेटर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करे, उनको कुछ इंसेंटिव्स देना उनके सैलरी के ऊपर ताकि वो लोग और मोटिवेट हो अच्छा काम करने के लिए। थर्ड, फ्रीडम टू एक्वायर इनपुट फ्रॉम मार्केट टू रिड्यूस कॉस्ट, मार्केट से रॉ मटेरियल को खरीदना ताकि अपना रॉ मटेरियल जो खुद से मतलब खुद ढूंढना पड़ता था, ले आना पड़ता था, उसका जो कॉस्ट था उसको बचाने के लिए मार्केट से डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स को खरीदना, इनपुट करना। इन कुछ स्टेप्स से एफिशिएंसी बढ़ता है पब्लिक एंटरप्राइज का और इससे होता है ऑपरेशनल मेजर्स। तो प्राइवेटाइजेशन होता है
तीन तरीके से, ओनरशिप मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स एंड ऑपरेशनल मेजर्स। अब चलते ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण। ऑलरेडी मैंने ग्लोबलाइजेशन पे एक वीडियो बनाया है, एक डिटेल वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So the basic purpose of globalization is to integrate Indian economy with world economy. ग्लोबलाइजेशन का मेन उद्देश्य ही यही था कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना। नॉट ओनली सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को नहीं, मतलब सारे इकोनॉमी को एक साथ करके और बेटर इकोनॉमी को बेटर बनाने के प्रोसेस के लिए ही ग्लोबलाइजेशन आया है। Globalization basically refers to the following points: free flow of goods and services across the national boundaries। जो goods and services थे जिसको भी कहीं पे ले जाने के जो restrictions था उसको हटा दिया गया। नेशनल बाउंड्रीज के बाहर, मतलब आप एक कंट्री के बाहर भी इजीली गुड्स एंड सर्विस को इनपुट एंड आउटपुट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इजीली हो सकता है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, मतलब आप अपने बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो आप किसी फॉरेन इंडस्ट्री से ले सकते हैं, उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, या आप खुद चाहे तो कैपिटल किसी फॉरेन इंडस्ट्री को भी प्रोवाइड कर सकता है कि उनके बिजनेस में आप एक हिस्सा बन सकें। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी अमॉन्ग नेशन स्टेट्स, मतलब एक कंट्री के 2 या 3 स्टेट्स के बीच में भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकता है। 2 या 3 नहीं, एक्चुअली सारे स्टेट्स के बीच में ही ईजीली टेक्नोलॉजी एंड जो लास्ट पॉइंट है लेबर एक्सचेंज हो सकता है। आप भेज भी सकते हैं, आप वहाँ से ले भी सकते हैं, इसके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। यही 4 मेन काम है ग्लोबलाइजेशन का, और इसको ताकि इजीली हो सके भी इसके लिए कुछ मेजर्स इंडस्ट्री पॉलिसी ने लिया था। रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ था उसको 150% से 30% तक रिड्यूस किया गया था, और कस्टम ड्यूटीज़ को भी रिड्यूस कर दिया गया था 25% तक। जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस या कोटास था ऑन एक्सपोर्ट्स, मतलब जो एक लिमिटेशन रहता था कि अब इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, उस चीज़ को भी हटा दिया गया था। और जो एक्सचेंज रेट्स था, ताकि रुपीज़ जो है ओवर वैल्यू ना हो जाए, उसके लिए भी प्रॉपर एडजस्टमेंट किया गया था। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बनाया गया था, वो भी 51% ऑन इक्विटी तक की उसको बढ़ा दिया गया था प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये मेजर्स लिया गया था ताकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इजीली हो सके। आई थिंक आपको अभी तक जो तीनों है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो समझ में आया होगा इजीली। अगर नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलते जो एलपीजी का इम्पैक्ट हुआ था उस टाइम से लेकर अभी तक, वो देखते हैं। सो जो पहला इम्पैक्ट था वो इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी जो 1990 या 91 के टाइम पे 1.1% ही जो उसका ग्रोथ होता था, वो बढ़ करके ईयर आफ्टर ईयर बढ़ते बढ़ते वो 2015 में 7.5% चला गया था। हालांकि अभी जो है जीडीपी का जो ग्रोथ तो हुआ नहीं, काफ़ी हद तक ड्रॉप हुआ है, ऑलमोस्ट 24% तक। होपफुली उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट कुछ तो स्टेप्स लेंगे ही। सेकेंड, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 2000 और 2001 के टाइम पे अराउंड 10,000 के अप्रॉक्स कुछ अमाउंट होता था, वो 2017-18 के टाइम पे जा कर के 1 लाख से भी ज़्यादा बढ़ कर के उसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है। इसमें काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है। नाउ द पर कैपिटा इनकम एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
पहले देखते हैं पर कैपिटा इनकम को, जो कि 91 और 92 के टाइम पे 11,535 के आसपास अप्रॉक्स अमाउंट में हुआ था, जो कि अभी होता है अराउंड 1,26,000 अप्रॉक्स अमाउंट पे, जो अभी का पर कैपिटा इनकम जो वो ग्रोथ हुआ है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट जो उस टाइम पे 4.3% था, वो अभी बढ़ करके 8.4% हो गया है। लेकिन ये अराउंड 2012 to 14 वो एक भी टाइम था जहाँ पे थोड़ा कम हुआ, तो वहाँ पे 3.6% तक गया था, लेकिन अभी वो फिर से काफ़ी हद तक बढ़ गया है 8.4% तक। Though privatization results in reduction of government's financial aid and administrative burdens, प्राइवेटाइजेशन का ये फ़ायदा हुआ है गवर्नमेंट को, उनका जो इन्वेस्टमेंट उनको भी करना पड़ता था इंडस्ट्रीज़ के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, वो उनका प्रेशर जो काफ़ी कम हो गया है, वो अभी जो प्राइवेट कंपनी से उनके इन्वेस्टमेंट आने से। ये कुछ इम्पैक्ट्स था जो एलपीजी के हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।